Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का जेनेटिक्स एंड मैंडलिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन का अध्ययन करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवंशिक गुणों का वाहन किस प्रकार होता है। सो द जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the transmission of characters from one generation to next generation. जेनेटिक्स के क्षेत्र में भी बेटसन ने 1906 में इंट्रोड्यूस की टर्म जीन, जिसका उन्होंने मतलब बताया अ ग्रीक वर्ड मीन्स टू बिकम और टू ग्रो। उसके बाद आए ग्रेगर जॉन मेंडल। He was the first to explain the mechanism involved in the transmission of character from parents to offspring. He was the pioneer of genetics and he is called as a father of genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स जो जेनेटिक्स के अंदर यूज की जाती हैं। मेंडल्स के लॉ में जाने से पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? मेंडल प्रिज्यूम दैट अ कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स और डिटरमाइनर्स प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द इंडिविजुअल। मेंडल ने देखा कि हर एक प्राणी के अंदर एक पेयर होता है, इसको उन्होंने फैक्टर कहा, जो ये डिटरमाइन करता है उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को। These are known as genes in modern genetics. अब जीन्स क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए की यूनिट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। A gene is a unit of DNA responsible for appearance and inheritance of a character. जीन जो है वो डीएनए की यूनिट होता है जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है? कैरेक्टर्स के अपीयर होने के लिए और फिर उनकी वंशानुगति के लिए। नेक्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स या एलील्स। ये क्या है? अ पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। ये पेयर ऑफ जीन्स होता है जो दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है ऑफ द सेम कैरेक्टर। इसके बाद मेंडल ने टर्म्स दी थी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड P1 जनरेशन। F1 जनरेशन को उसने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 means second filial generation, P1 means parental generation। और इस 3 जनरेशन तक अध्ययन किया था, इसलिए F3 means third filial generation। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या अंतर होता है। Every organism possesses two genes for every character. हर एक इंडिविजुअल के अंदर किसी कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स पाए जाते हैं। If an organism, the 2 genes for a particular character are identical, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एक कैरेक्टर के लिए दोनों सेम तरह के जीन है तो उसको हम होमो कहेंगे। होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम और जाइगोस का मतलब पेयर। फॉर एग्जाम्पल, tall plants with capital T and dwarf plants with small t and small t, और heterozygous के अंदर capital T and small t. So the basic difference between the two is that in homozygous it possesses identical alleles of a gene like capital T, whereas in heterozygous इनको हम बोलते हैं समयुग्मकी and विषम युग्मकी। heterozygous के अंदर possess dissimilar और contrasting alleles for his gene। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टॉलनेस का कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है बौनेपन का। तो जब दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स पाए जाएं एक जीन्स के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस।
Second point of difference is that homozygous produces only one type of gamete. होमोजाइगस केवल एक टाइप के ही युग्मक प्रोड्यूस करता है, जैसे कैपिटल टी, whereas the heterozygous it produces two types of gamete. विषम युग्म की दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. homozygous they breed true to a particular character. ये एक ही करेक्टर के लिए प्योर ब्रीडिंग देते हैं. ऑल द ऑफस्प्रिंग possess the same genotype and phenotype when such parents are self pollinated. अगर इनके पेरेंट्स के अंदर स्वपरागण होने दे, जो उनसे ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होंगे उनका जीनोटाइप, जीनिक रेशो और फिनोटाइप जो होगा वो बिल्कुल समान होगा. जबकि three different genotypes when self-pollinated, which may have two or three different phenotypes. Now you can see the difference between the back cross and test cross. Back cross क्या है और test cross क्या है? देखिए, back cross का मतलब जब hybrid किसी भी, when the hybrid is crossed with either of the parent. होमोजाइगस, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हाइब्रिड आया है टी टी, इसको हम किसी भी पेरेंट्स के साथ, इट कैन बी ट्रीटेड विद आइदर ऑफ द पेरेंट, इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस. जबकि टेस्ट क्रॉस के अंदर जो F1 हाइब्रिड आता है व्हेन इट इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट. जब हाइब्रिड किसी दुर्बल जीन्स के द्वारा क्रॉस किया जाए तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, टू फाइंड आउट वेदर द पेरेंट इज अ होमोजाइगस और अ हेटेरोजाइगस. फिर हम देखते हैं कि डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं और रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं. प्रबल जीन और दुर्बल जीन क्या होते हैं. प्रबल जीन वो जीन्स होते हैं विच ऑलवेज एक्सप्रेस सेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग जीन. प्रबल जीन या डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं जो हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं और उसके साथ दूसरा जीन भी उपस्थित है, पर इसकी उपस्थिति को के प्रभाव को वो ढक देते हैं और उससे प्रकट नहीं होने देते. जबकि रिसेसिव जीन्स वो जीन्स होते हैं, द जीन्स विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है. Phenotype express the characters of an individual like form, sex, color and behavior etc. पहले तो देखिए phenotype का मतलब जो बाहर से देखने से हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सेक्स क्या है, क्या कलर है और बिहेवियर कैसा है. परंतु जीनोटाइप जो होते हैं वो जेनेटिक मेकअप को दर्शाते हैं, which determines the genetic characters of an individual. Second point of difference is phenotype can be read out from the individuals by direct observation. phenotype को हम डायरेक्ट बाहर से देख सकते हैं, जबकि जीनोटाइप कैन बी ascertained from the ancestry of progeny of the individual. Third difference between phenotype and genotype is that in phenotype, individuals having identical phenotype may or may not have the same genotype, whereas individuals in genotypic conditions, individuals having identical genotype usually have the same phenotype provided they are present in the same environment. phenotype का उदाहरण है कि जैसे मेंडल ने जब F2 जनरेशन में देखा, मेंडल ने जब F2 जनरेशन में देखा तो जो फिनोटिपिक रेशो आया वो 3:1 आया. उसमें क्या था कि 3 तो लाल थे और एक जो पौधा था वो बौना पौधा था. जबकि जीनोटाइप जब नोटिस किया तो उसका रेशो आया 1:2:1. अब हम देखेंगे रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल की सक्सेस का क्या कारण था. मेंडल की सक्सेस का क्या कारण था. मेंडल की सक्सेस का के बेसिकली कारण जो थे, पहला था
Methods of working. Methods of working, he first studied the reason of failure of his predecessors. उसने देखा कि उसके काम करने वाले थे उनकी फेलियर के क्या रीजन थे, and then chalked out the program of his breeding experiment. Number 2, he studied one character at a time. उसने एक समय पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया. Number 3, he carried out experiment upon F2 and up to F2 and F3 generation. पेंडल ने F2 और F3 generations तक काम किया. He maintained the statistical record of all the experiments and analyzed them carefully. मेंडल ने पूरा एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा अपने एक्सपेरिमेंट का और उसका केयरफुली एनालिसिस किया. Number 5, he selected genetically pure breed, which was tested by self-crossing and the progeny for several generations. Number 6, crossing were done between the parents of pure line having sharply visible contrasting character. जो क्रॉस था वो बिल्कुल प्योर लाइंस के बीच में किया था जिसमें कि sharply visible contrasting characters थे. Number 7, he grew different pure lines in separate garden plots. उसने pure lines को बिल्कुल separate garden plots में अलग अलग लगाया था so that it is preventing the chances of their mingling, जिससे कि उसके मिक्स होने के चांसेस कम रहे. सेकंड रीजन था मेंडल की सक्सेस का सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का मतलब उसने किस तरह का मटेरियल, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चूज किया. व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? बिकॉज नंबर 1, इट वाज एन एनुअल प्लांट. वो क्या था? एक वर्षीय पौधा था जिसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी. इट्स शॉर्ट लाइफ साइकिल मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेवरल जनरेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक वर्षीय पौधा होने से इसको क्या फायदा था कि भाई एक साल के अंदर जीवन चक्र पूरा कर लेता था, तो ऐसे कई सारी जनरेशंस को वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी कर सकता था. नंबर 2, it has perfect bisexual flower containing both males and female part. उसने ये जो मटर का पौधा था इसके अंदर एक ही पुष्प के ऊपर नर पौधे, नर फ्लावर भी थे और मादा ऑर्गन भी थे. दोनों बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर था. इसमें एंथर्स भी थे और स्टिग्मा भी था. द फ्लावर्स आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटिंग. और इस मटर के पौधे के अंदर क्या होता था? स्वपरागण की क्रिया भी होती थी. नंबर 3, बिकॉज ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स आर होमोजाइगस. क्योंकि इसके अंदर स्वपरागण होता था इसलिए इसके पौधे कैसे थे? होमोजाइगस या समयुग्मकी. इट इज देयरफॉर, इसलिए इट इज इजी टू गेट प्योर लाइंस फॉर सेवरल जनरेशन. क्योंकि इसके अंदर स्वपरागण था इसलिए स्वपरागण पौधे के कारण सारे जो प्लांट्स थे वो इससे जो बनते थे वो कैसे बनते थे? समयुग्मकी. और समयुग्मकी प्लांट होने के कारण इसके समयुग्मक मिलने के कारण इससे प्योर लाइन मिलना बहुत आसान था. नंबर 4, इट इज इजी टू क्रॉस. इसको क्रॉस करना इजी था बिकॉज pollen from one plant can be introduced to the stigma of another plant by removing anther. इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना क्यों आसान था? क्योंकि इसके पुष्प जो थे वो बाइसेक्सुअल थे फ्लावर्स. उसमें से एंथर्स को रिमूव कर दिया स्टिग्मा के मैच्योर होने के पहले, और फिर जब हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया तो दूसरे प्लांट के एंथर्स को या पॉलन ग्रेन्स को इसके स्टिग्मा पे छिड़क करके हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते थे. नेक्स्ट मेंडल की सक्सेस का रीजन था सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स. मेंडल selected 7 pair of contrasting characters as listed in the table. इस टेबल के अंदर ये 7 पेयर ऑफ contrasting कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने लिए थे. पहला था स्टेम लेंथ. स्टेम लेंथ के अंदर भी जो पौधे की जो लंबाई थी, तने की लंबाई, टॉल थे या डॉफ थे. टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर था और डॉफनेस रिसेसिव कैरेक्टर था. सेकंड था फ्लावर पोजीशन, एक्सियल या टर्मिनल. थर्ड था
पॉड शेप, पॉड्स जो थी इन्फ्लेटेड थी, दबी हुई फलियां थी, या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये तो फूली हुई फलियां थी या कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, दबी हुई फलियां थी। पॉड कलर, पॉड का कलर ग्रीन कलर की फलियां लगती थी या येलो कलर की फलियां लगती थी। सीड शेप, राउंड या रिंकल्ड। सीड कलर, येलो या ग्रीन। सीड कोट कलर, ग्रे या व्हाइट। तो इसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की। नेक्स्ट वन इज द क्रॉसिंग टेक्निक्स. Following precautions were taken during the experiment. क्रॉसिंग टेक्निक्स के अंदर मेंडल ने क्या क्या बातें ध्यान में रखी. नंबर 1, to stop self-fertilization, the anthers were removed from the plant, taken as seed parent even before the stigma was fully mature. मतलब स्वपरागण रोकने के लिए पौधों में मेंडल ने क्या किया कि जो मेल पार्ट था पौधे का, जिसको हम एंथर्स होते हैं, उनको उसने रिमूव कर लिया. और जबकि कब करा, जबकि स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है वो फुली मैच्योर हो, उससे पहले ही उसने एंथर्स को रिमूव कर लिया था. नंबर 2, the pollen from pollen parents was dusted on the feathery stigma of those flower from which anthers were removed. जिसमें से एंथर रिमूव किए थे उस प्लांट के अंदर उसने पेरेंट प्लांट से पोलन को डस्ट कर दिया. Third, these cross-pollinated flowers were enclosed in separate bag to avoid further deposition of pollens from the other sources. Number 4, seeds were collected separately in marked bottles. In case of seed character, seeds were studied immediately, but for other plant characters, seed were studied immediately, but for other plant characters, seeds were sown to raise the plant, and other characters, seeds were sown to raise the plant, and the pod, flower, and stem characters were noted. Thank you.